हेलो मेरे क्लास 8 के डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक में है। केवल और केवल 10 दिन बचा हुआ है आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसी को लेकर के हम क्लास 8th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि JCERT के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का हल करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का भी रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन का एक नंबर। और समय आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटा ही मिल रहा है। क्लास 9th वालों के लिए 40 क्वेश्चन है और उसके लिए टाइम मिल रहा है 1.5 घंटा उन लोगों को। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक ही घंटा मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, आप लोगों का A+ आ सके। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तो आप लोगों को हम बता ही दिए। चलिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है 50 को 50 ये अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका यहीं से 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है, मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ए में दिया है वायु में, बी में है पानी में, सी में है जीवित वस्तुओं पर और डी में है उपयुक्त सभी। तो एक नंबर का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। चलिए 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। देखिए मच्छर काटने से कौन सा रोग फैलेगा वो पूछा है। ए में दिया है पोलियो, बी में है रिंगवर्म, सी में हैजा, डी में मलेरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, यानी कि मच्छर काटने से फैलता है, होता नहीं है। चलिए 3 में क्या है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। ठीक है, तो बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है, तो शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बायोडीजल। चलिए अगला क्वेश्चन हम चौथा नंबर का देखते हैं। चलिए चौथा में क्या पूछा है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। देखिए ए में दिया है अमीबा। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है, अमीबा। बी में दिया है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए यही जो है कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका का कहाँ पर गुणसूत्र उपस्थित होता है। ए में दिया है केंद्रक, बी में दिया है कोशिका द्रव्य, सी में दिया है कोशिका भित्ति और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्रक में। ठीक है ना, केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कितना गुणसूत्र, तो आप लोग याद रखिएगा कितना, तो 48 पीस। कितना, 48। जी नहीं, आप लोग 48 सोच रहे हैं तो आप लोग गलत है, क्योंकि 48 पीस नहीं होता है, 46 होता है। कितना, 46, यानी कि 23 जोड़ा। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूपी में होती है, द्रव रूप में होती है। देखिए कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा पूछा है। ए में दिया है जस्ता, बी में है तांबा, सी में है पारा और डी में है टीन। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए क्या है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है वो पूछा गया है। तो ए में दिया है टीन, बी में दिया है सोना, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है लेड। ठीक है, तो 7 नंबर का सही आंसर होगा लेड। ठीक है ना, लेड धातु का उपयोग किया जाता है एक्सरे करने में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो ए में दिया है कोयला, बी में है अबरक, सी में है यूरेनियम और डी में दिया है अयस्क। ठीक है ना, कौन अयस्क उसको नहीं दिया है, सिर्फ अयस्क दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है होगा आप लोगों का यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 8 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, यानी कि JCERT से आप लोग का। चलिए 9 नंबर में क्या पूछा है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं। देखिए धातु है और धातुओं के उस गुण को क्या कहते हैं जिसको अगर बहुत ज़्यादा पीटेंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे तो वो चादर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो धातुओं के इस गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धीयता। क्या बोलते हैं, या तो फिर आघात वर्णीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 9 नंबर हो गया, अगला क्वेश्चन चलते 10 नंबर हम लोग। ठीक है, देखिए 10 नंबर में क्या है, तो इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। देखिए हम लोग जानते हैं कि धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, तो सबसे कम कौन सा चालन करेगा वो पूछा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा होगा। ठीक है ना, पारा धातु का सबसे कम चालक है। ठीक है, चांदी तो सबसे अच्छा चालक है, एल्यूमिनियम भी अच्छा है, घरों में उपयोग होता है, और सोना तो अच्छा चालक है। ठीक है ना, तो सबसे कम है पारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 11 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में
कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? देखिए यहाँ पर दिया है ए में नींबू का रस, बी में दिया है नल का पानी, सी में सिरका और डी में आसुत जल। ये चारों में से कौन सा ऐसा घोल है जिससे विद्युत धारा आसानी से नहीं पार होगा, यानी कि विद्युत धारा का कुचालक होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आसुत जल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसमें विद्युत धारा पार नहीं होगा, जिसको शुद्ध जल भी बोलते हैं। आसुत जल मतलब अशुद्ध नहीं, आसुत मतलब शुद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या है? किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी एक धातु है, ठीक है ना, ये मान के चलिए धातु है, तो इस धातु के ऊपर अपने इच्छा के अनुसार हम लोग एक परत चढ़ा दिए, ठीक है ना। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर, ठीक है। चलिए 13 में क्या है? निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? देखिए आंतरिक जनन के बारे में पूछा है। देखिए ये एक जीव, और ये जीव जो होता है ये जीव के अंदर में जनन होता है, मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। आंतरिक यहाँ पर निषेचन देना चाहिए, क्या देना चाहिए? निषेचन, ठीक है ना। आंतरिक जनन ये थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, यहाँ पर आंतरिक निषेचन देना चाहिए। तो आंतरिक निषेचन मतलब शरीर के अंदर में निषेचन, शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना जो होगा वो मादा के शरीर के अंदर होगा, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो ये होता है आप लोगों का मुर्गी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर में क्या दिया हुआ है? हाइड्रा में जनन की विधि है, यानी कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन। बहुविभाजन द्वारा नहीं, खंडन द्वारा तो अमीबा में होता है, ठीक है ना। द्विविभाजन द्वारा भी अमीबा में होता है, ठीक है, ठीक है। खंडन का ही एक प्रकार है द्विविभाजन या तो फिर द्विखंडन, तो ये अमीबा में होता है दोनों। और बहुविभाजन किस में होता है? तो दूसरे सूक्ष्म जीवों में होता है, लेकिन हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, क्या पूछा है 15 में? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, देखिए ये वाला पृथ्वी का सतह है और यहाँ पर इसका वायुमंडल है। तो अगर इसका ऊंचाई धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका वायुमंडलीय दबाव ए में दिया है घटता है, बी में बढ़ता, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए डी और सी तो होगा ही नहीं, ए और बी में से कोई सही होगा। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? घटता है धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, दाब का मात्रक क्या है? ठीक है, दाब का मात्रक पूछा है, एस आई मात्रक नहीं पूछा है, ठीक है। ए में दिया है पास्कल, बी में दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एन न्यूटन प्रति, न्यूटन दे दिए, प्रति दे दिए, एन पर वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, एन एम सॉरी एन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए सी और डी में क्या दिया हुआ है? सी में आप लोगों का दिया है दोनों, ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मतलब पास्कल भी और एन एम स्क्वायर वाला भी, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17 नंबर का। देखिए इसलिए बोलते हैं आप लोग को अगबकाना नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें पास्कल तो आपको टिक नहीं मार देना है, क्योंकि बगल में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है जो कि सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसलिए आप लोग को अगबकाना नहीं है एग्जामिनेशन टाइम में। चलिए 17 में क्या पूछा है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, मतलब कौन सा संपर्क लगने से बल लगता है, ठीक है ना। तो गुरुत्व बल तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय बल बिल्कुल नहीं, चुंबक को एक दूसरे से मतलब कि सामने लाएंगे लेकिन सटाएंगे नहीं, फिर भी बल लगेगा। और सी में है स्थिर विद्युत बल, बिल्कुल ये भी गलत है। स्थिर विद्युत बल मतलब अगर आप बाल में अपने पेन को रगड़ेंगे और पेपर उठाएंगे तो उड़ जाएगा बिना टच किए, ठीक है। और डी में दिया घर्षण बल, यही सही है, ठीक है ना। घर्षण बल जो संपर्कित बल है, एक दूसरे का सतह जब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आएगा तभी यहाँ पर घर्षण बल लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 18 नंबर का। क्या पूछा 18 में? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब नहीं जलेगा, ठीक है। ए में है लकड़ी जो कि गलत है, मतलब ये जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन पत्थर जो है नहीं जलता, यानी कि ए है अदहनशील पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है, यानी कि कोई भी पदार्थ जलता है उसके लिए कौन सा चीज बहुत जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 नंबर। यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया है 50 को 50 सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्या पूछा है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, ठीक है ना। मान के चलिए ये एक ज्वाला है जो जल रहा है, ठीक है ना। ये है इसका आंतरिक भाग, ठीक है, ये है इसका मध्य वाला भाग और ये इसका बाहरी भाग। सबसे गर्म कौन सा भाग होता है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। देखिए ए में दिया है सबसे बाहरी भाग, बी में सबसे अंदर का भाग, सी में मध्य भाग और डी में ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। पूछा है सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी भाग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। सबसे बाहरी भाग जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आगे चलिए चलते हैं हम लोग, कितना नंबर? तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से
कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? देखिए यहाँ पर नर का गुणसूत्र पूछा है, किसका? नर का। कि दो ठो अगर मिलेगा तो नर कौन कौन सा वाला बनेगा, ठीक है ना? तो एक्स एक्स मिलेगा तभी नर बनेगा, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना? सॉरी, एक्स एक्स नहीं, एक मिनट मिस्टेक हो गया। नर शिशु के लिए एक्स वाई जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है? एक्स एक्स में तो मादा बनता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितना नंबर? 22 नंबर। पूछा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ए में है 22 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर, बी में है 21 जून, सी में है 1 दिसंबर और डी में है 1 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर का। देखिए 23 नंबर में क्या पूछा गया है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ए में दिया है 22 दिन, बी में 14 दिन, सी में 35 दिन और डी में 28 दिन, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, ठीक है? देखिए क्या पूछा है 24 नंबर में? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछा है। ए में है आभासी, बी में है वास्तविक, सी में है धुंधला और डी में है कोई नहीं। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 में क्या पूछा गया है? वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना? देखिए एक ऐसा यंत्र होता है जो दृष्टि रेखा में अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसको भी दृष्टिमान बनाता है। तो उस वस्तु का नाम दिया है, ए में पेरिस्कोप, बी में क्लाइडोस्कोप देना था लेकिन किल्डस्कोप दिया है, सी में है विक्षेपण और डी में है दूरबीन। तो 25 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप, ठीक है ना? देखिए मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पे है और आप इसको यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ अवरोधक है तो नहीं दिखेगा, लेकिन पेरिस्कोप का संरचना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना? कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लगा होता है दर्पण और यहाँ पर भी लगा होता है दर्पण। तो इस वस्तु का जो इमेज है यानी कि फोटो सबसे पहले इस दर्पण में बनेगा और इस दर्पण का फोटो इस दर्पण में बनेगा और आप यहाँ से इस दर्पण को देखेंगे तो ये वस्तु आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 26 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर में पूछा है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? देखिए हम ये है हम लोगों का आँख और ये हम लोगों का काला वाला भाग और ये काला वाला के बीच में भी एक छोटा काला वाला है, ठीक है ना? तो उसका नाम है आप लोगों का, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम होता है पुपिल, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग पुतली, ठीक है ना? और यही पुतली क्या करती है, इसके अंदर जो भी प्रकाश अंदर जाता है उसको नियंत्रित करती है, ठीक है? पुतली, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। इसको और छोटा करना होगा, लीजिए इतना छोटा, जरूरत से ज़्यादा। 27 नंबर। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई करने वाली देना था, कटाई वाली फसलें कहलाती हैं। देखिए उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं जिसको वर्षा ऋतु में हम लोग रोपते हैं और दिसंबर में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रबी फसल किसको बोलते हैं? तो रबी फसल हम लोग उसको बोलते हैं जिसको अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोते हैं, ठीक है ना? अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और कब हम लोग प्राप्त करते हैं? तो फरवरी में या तो फिर जनवरी फरवरी में प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग रबी फसल बोलते हैं। जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर, ठीक है? देखिए 28 में क्या पूछा है? स्वपोषी का उदाहरण है, ठीक है? कौन सा जीव स्वपोषी है? ए में दिया है गाय, बी में बकरी, सी में तिलचट्टा और डी में अमरूद का पेड़, ठीक है ना? स्वपोषी पूछा है, स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, अपने आप बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर, ठीक है? चलिए 29 नंबर में क्या पूछा गया है? हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। देखिए एक मशीन होता है जिसका नाम है हार्वेस्टर, तो उस मशीन के द्वारा क्या किया जाता है ये पूछा है क्वेश्चन में। ए में दिया है जुताई, बी में दिया है भंडारण, सी में दिया है कटाई और डी में दिया है ढुलाई, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कटाई, ठीक है ना? हार्वेस्टर के द्वारा कटाई किया जाता है। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसमें। 30 में पूछा है बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह नहीं दिखाई देता है। देखिए बड़े शहरों में, बड़ा बड़ा जो शहर होता है उसमें रात को आप लोगों को चांद भी नहीं दिखाई देगा, तारा भी नहीं दिखाई देगा, ग्रह भी नहीं और उपग्रह भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ए में दिया है उन्हें कोई देखता नहीं, मतलब उसको कोई देखता ही नहीं, उसकी तरफ आंख ही नहीं करता है। बी में है बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, मतलब बड़ा बड़ा शहर में लाइट जलता है उससे वो छिप जाते हैं। सी धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। देखिए बड़े बड़े शहरों में बहुत अत्यधिक संख्या में वाहन चलते हैं, गाड़ी चलते हैं और
वहाँ फैक्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। धुआं उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, बड़ा बड़ा शहर में जो आसमान रहता है वो धूल धुआं से भर जाता है, जिसके कारण ये जो चांद है, तारा है, उपग्रह ग्रह, ये सब सारा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह से हम 30 क्वेश्चन तक अभी तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको अभी तक भी लग रहा है कि ये यूट्यूब चैनल महा फालतू का है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्किप कीजिए। और अभी तक अगर आपको विश्वास हो गया है कि ये चैनल काम का है, तो फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद वीडियो देखने से पहले आप दोस्तों के साथ पहले इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इतना अच्छा वीडियो मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, किससे दूर, तो सूर्य से। ठीक है, ए में है नेपच्यून, बी में है शुक्र, सी में है शनि और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपच्यून। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सूर्य है और एक नंबर है बुध, दो नंबर में क्या है, बुध शुक्र। ठीक है ना, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है ना, 4 में है मंगल। उसके बाद क्या है, बृहस्पति 5 में। ठीक है ना, फिर शनि 6 में, फिर अरुण 7 में, फिर वरुण 8 में। ठीक है ना, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, इस प्रकार से ग्रहों का क्रम है दूरी के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 32 नंबर। क्या पूछा है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। देखिए खगोलीय पिंड यानी कि जितना भी ब्रह्मांड में पिंड है, उसको किस दूरी की किस इकाई में मापा जाता है। ठीक है, उस अगर किलोमीटर में मापेंगे तो फिर भी छोटा होगा, मीटर में तो छोटा होबे करेगा, फीट में भी छोटा होगा, तो किस में इसको मापेंगे, तो इसको हम लोग मापते हैं प्रकाश वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 33 नंबर देखते हैं। देखिए 33 में क्या पूछा है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण किसकी अपेक्षा कम होता है। सर्पी घर्षण किसको बोलते हैं, कोई वस्तु अगर किसकी के ऊपर लुढ़क रहा है तो उसको लुढ़कते रहने दिया जाए तो उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। ठीक है ना, और स्थैतिक घर्षण किसको बोलते हैं, कोई वस्तु अगर किसी सतह पर रुका हुआ है तो उसको गतिशील किया जाए। देखिए ये तो ज़्यादा लगेगा तभी होगा, और सर्पी घर्षण तो इससे कम ही में हो जाएगा। लोटनिक घर्षण किसको बोलते हैं, एक वस्तु है उसके ऊपर कोई वस्तु गुड़क रहा है, उसको लोटनिक घर्षण बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण में, क्योंकि स्थैतिक घर्षण से, क्योंकि सर्पी घर्षण में गतिशील वस्तु को ही गतिशीलता दिया जाता है, यानी गति बनाए रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। क्या है, तरल यानी कि हवा जल। ठीक है ना, देखिए तरल में दोनों आता है, हवा भी आता है और जल भी आता है। अगर सिर्फ बोलता द्रव्य, ठीक है ना, द्रव्य बोलता तो उसमें आता आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ जल, लेकिन यहाँ पर बोला है तरल। ठीक है ना, इसमें दोनों आएगा, जल भी आएगा और आपका हवा भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा उसको देखिए। तरल यानी कि हवा और जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। देखिए अगर हम लोग कोई वस्तु है अगर तो वो तरल में गति कर रहा है, तो उसको उचित आकार देंगे तो उसका घर्षण बल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। जैसे कि हवाई जहाज होता है, ठीक है ना, हवाई जहाज होता है, उसका आकार को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि उसका घर्षण को कम किया जा सके। ठीक है ना, इधर इसका माथा है, उस तरह से इसका मछली का भी आकार होता है ताकि उससे इसका घर्षण घट जाए और वस्तु अच्छे से गति कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा से बड़ा कर लिए हैं इसको। चलिए क्या पूछा 35 में, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण सब कम हो जाता है। देखिए कौन सा आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम लगता है। ए में दिया है आयताकार, बी में है वर्गाकार, सी में है नौकाकार और डी में है वृत्ताकार। ठीक है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नौकाकार। नौकाकार मतलब कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना, नाव जैसा। ठीक है ना, नाव जैसा जो आकृति का कोई भी वस्तु रहेगा तो उसमें घर्षण बल कम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 36 नंबर। ठीक है, 36। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। देखिए पूर्ण रूप से संश्लेषित यानी कि पूर्ण रूप से अपना से बनाया गया रेशा किसको बोलेंगे। ए में है रेशम, बी में है नायलॉन, सी में है रेयन और डी में है पॉलिस्टर। ठीक है, तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 में क्या पूछा है, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। कौन सा धागा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ए में है कपास, बी में है ऊन, सी में है नायलॉन, डी में है रेशम। ठीक है ना, तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नायलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 38 नंबर का। देखिए 38 नंबर में क्या पूछा है, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। दमकल कर्मचारी मतलब आग बुझाने वाले कर्मचारी। ठीक है, उसके कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। ए में दिया है मेलामाइन, बी में है बेकेलाइट, सी में है पॉलीथीन, सी में पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना,
तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्रकार कह सकते हैं प्लास्टिक का, जो जल्दी गर्म होता ही नहीं है, और गर्म भी होता है तो किसी से चिपकता नहीं है, ठीक है। ये गर्म होकर अलग होता जाता है, इसलिए दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर मेलामाइन का परत चढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, 39 नंबर। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? मतलब कौन सा कारक है जो ध्वनि की प्रबलता को बदल देता है, ठीक है। ए में है आयाम, बी में है तारात्व, सी में है प्रबलता, और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आयाम, आयाम क्या करता है? ध्वनि की प्रबलता को चेंज कर देता है। अगर आयाम बढ़ेगा तो प्रबल ध्वनि होगा, और आयाम घटेगा तो दुर्बल ध्वनि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर का। देखिए 40 में क्या पूछा है? ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन, देखिए ध्वनि की प्रबलता अगर हमको घटाना है तो ध्वनि का जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसको क्या करना होगा? ए में कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, बी यहाँ पर कंपन दिया है तो कंपनों की आवृत्ति बढ़ानी होगी, सी कंपनों का आयाम बढ़ाना होगा, डी कंपनों का आयाम घटाना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रबलता को घटाना है। क्या करना है? प्रबलता को घटाना है। तो उसके लिए आपको कंपन का जो आयाम है उसको भी घटाना होगा, यानी कि प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है। अभी हमने बताया था अगर हम लोग आयाम घटाएंगे तभी उसका प्रबलता घटेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर, ठीक है। 10 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। क्या पूछा 41 में? पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। देखिए ध्वनि तीन प्रकार का होता है, एक होता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, दूसरा होता है प्राश्रव्य ध्वनि, और तीसरा होता है अवश्रव्य, खाली अव लग जाएगा, ठीक है ना, अवश्रव्य ध्वनि। तो आप लोग जान लीजिए कि जो श्रव्य ध्वनि होता है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। और जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि उससे अधिक, ठीक है ना। और जो अवश्रव्य ध्वनि होती है वो उसकी आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पराशुर ध्वनि कंपनों की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 42 नंबर। देखिए 42 नंबर क्या पूछा है? रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? मतलब रिएक्टर पैमाने में अगर कितना तीव्रता का भूकंप आ गया तो उसको विनाशकारी माना जाएगा। ए में 3 तीव्रता वाला, बी 4 तीव्रता वाला, सी 5 तीव्रता वाला, और या डी नंबर में दिया है 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। अगर 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ गया तो उसको बहुत ही विनाशकारी और बहुत ही खतरनाक माना जाता है, ठीक है ना। घर और सब गिरने लगेगा उससे। अगला देखिए 43 नंबर क्या पूछा है? वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। देखिए वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? ए में है थेल्स ने, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सी न्यूटन ने, और डी विलियम गिलबर्ट ने। देखिए 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ है कि क्लास 8 के स्टूडेंट के बस का बात नहीं है, ठीक है ना। कि इतना ज़्यादा डिटेल में बच्चा पढ़ ले, अगर किसी एक टॉपिक को अगर अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़े, जितना दिया है उससे ज़्यादा नहीं पढ़े, तो इस तरह के टफ क्वेश्चन को हल करना असंभव है। और आप लोग को एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा रहता है जो सिलेबस से अटैच रहता है लेकिन सिलेबस से बाहर रहता है, ठीक है ना। जो अच्छे बच्चे ही कर पाते हैं उसको हल, ठीक है ना। जो किसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़े होते हैं वही, लेकिन किस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहना बहुत असंभव है। चलिए फिलहाल 44 नंबर चलते हैं। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? देखिए ना, ये अगर हम लोग ऊन से किसी एबोनाइट की छड़ को हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा? ए ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है, बी ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, डी रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। और यही जो डी नंबर दिया है यही होगा आप लोगों का सही उत्तर। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। मतलब अगर ऊन से हम लोग किसी एबोनेट के छड़ को रगड़ेंगे तो ऐसा करने के बाद वो कांच के छड़ को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर हटाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। क्या पूछा है? वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, ठीक है ना। देखिए वायुमंडल में कौन सा गैस ज़्यादा हो रहा है, कौन सा गैस बढ़ रहा है जिससे विश्व तापन का समस्या हो रहा है? ए में है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, और डी में हाइड्रोजन दिया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का
कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन, यानी कि दोनों गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस के बढ़ने से ही आपका वायुमंडल में विश्वतापन हो रहा है, यानी कि वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जिससे पृथ्वी भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। क्या पूछा है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिकी प्लेट की संख्या है। देखिए, ये हम लोग का पृथ्वी, और इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्लेट पाया जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा प्लेट पाया जा रहा है। ठीक है ना, इन्हीं प्लेटों में हम लोग का जो भूमंडल है वो टिका हुआ है, यानी कि भूमि टिका हुआ है। तो ऐसा ऐसा प्लेट कई गो है, वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 6। ठीक है ना, 6 ऐसा परत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर। ठीक है ना, क्या पूछा है? ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है। देखिए, ताजमहल जो है उसमें जो पत्थर लगा हुआ है, यानी कि जो मार्बल लगा हुआ है उसका क्षरण, यानी कि वो घिस रहा है धीरे धीरे। इसका कौन सा कारण है? ए में है सी में है सीएनजी, डी में है एलपीजी, ए में अम्ल वर्षा और बी में विस्फोटापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण इसका क्षरण हो रहा है। चलिए 48 में क्या पूछा है? द्वितीय प्रदूषक है, कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, यानी कि कौन सा प्रदूषक ऐसा है जो किसी क्रियाकलाप के फलस्वरूप निकलता है। तो ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और डी में सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोग का सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर। ठीक है ना, क्या पूछा 49 में? कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? ठीक है ना, कुछ ऐसा प्रजाति होता है जो विलुप्त हो रहा है और गायब हो रहा है, इसका क्या कारण है? ए में है आवासों का विनाश, बी में पेड़ लगाना, सी में है वनों का संरक्षण और डी में है शिकार। देखिए 1 2 3 4 करके दिया है और फिर से ऑप्शन दिया है ए, बी और सी और डी। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि एक में दिया है आवासों का विनाश और 4 में दिया है शिकार। दोनों के कारण जो है वो प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम फिलहाल देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 50 नंबर। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? देखिए, पेट्रोल का कौन सा जो उत्पाद है वो सड़क बनाया जाता है। ठीक है ना, किस उत्पाद से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा, ए में दिया है कोक, बी में गैस, सी में बिटुमिन और डी में पेट्रोल। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, बिटुमिन। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को क्लास 8th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन चैनल के बारे में पता नहीं है। फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।